नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। थंबनेल देखकर आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को रामायण का एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का पूरा क्रेडिट डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक को जाता है, जिन्होंने 20 सालों से भी ज़्यादा का समय लगाकर रामायण और महाभारत की डेटिंग करके बहुत डिटेल बुक्स लिखी है, जिनमें उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे तो रामायण की डेट बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताई है, लेकिन इन्होंने जो रामायण की डेट प्रूफ के साथ पता किया है वो मुझे सबसे रियलिस्टिक लगा, इसलिए मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इस वीडियो के एंड तक आप सभी के पास रामायण के हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट की एग्जैक्ट डेट होगी। वाल्मीकि जी ने रामायण को कुछ इस प्रकार से लिखा था कि उसमें बहुत तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। मतलब रामायण में जब किसी इवेंट को मेंशन किया गया है तो साथ में ये भी बताया गया है कि उस समय इवेंट के दौरान कौन सा मौसम, कौन सा महीना चल रहा था, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पर था। वाल्मीकि रामायण में ऐसे एक या दो नहीं सैकड़ों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है, जिन्हें एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर में डाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसी पोजीशन रामायण में बताई गई है वैसी पोजीशंस अयोध्या के आसमान में पहले कब बनी थी। इन ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए पहले आपको हिंदू कैलेंडर को समझना पड़ेगा। आज हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसके एक साल में 12 महीने और 4 मौसम होते हैं, जैसे जनवरी एंड फरवरी आर द मंथ्स एंड विंटर एंड समर्स आर द सीजन। ठीक ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में भी एक साल को 12 महीनों में डिवाइड किया गया है, जैसे चैत्र, कार्तिक, सावन। पर इसमें टोटल सीजन 6 होते हैं, जैसे ग्रीष्म यानी समर, शिश्र यानी विंटर्स। ऐसे ही 4 और सीजन्स होते हैं। आज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल वसंत का जो सीजन है वो फाल्गुन और चैत्र के महीने में आता है, जैसे विंटर्स जनवरी और फरवरी में आता है, और ग्रीष्म यानी कि समर का पहला और दूसरा महीना है वैशाख और जेठ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अरेंजमेंट है, जैसे वसंत सीजन का फाल्गुन और चैत्र में आना और ग्रीष्म का वैशाख और जेठ में आना, ये अरेंजमेंट सिर्फ अभी ऐसा है और ये धीरे धीरे समय के साथ चेंज होता रहता है। मतलब वसंत का मौसम फाल्गुन और चैत्र में अभी आ रहा है, विंटर जनवरी और फरवरी में अभी आ रहा है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ हजार साल पहले वसंत का मौसम वैशाख और जेठ में आता हो और विंटर्स मई और जून में आते हो। ये जो ग्रेजुअल चेंज होता है वो अर्थ के प्रिसीजन के कारण होता है। वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग राम जब 17 साल के थे तब राजा दशरथ ने यह डिसाइड किया था कि राम का अब राज्याभिषेक कर देना चाहिए, और अयोध्या कांड के चैप्टर 3.4 में राजा दशरथ ये क्लियरली बताते हैं कि अभी इस समय जब राम का राज्याभिषेक होना है तब चैत्र का महीना चल रहा है और चारों तरफ जंगलों में फूल ही फूल खिले हुए हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसे अब हमें सोल्व करना पड़ेगा। इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि रामायण के समय चैत्र का महीना किसी ऐसे मौसम में आता था जिसमें चारों तरफ फूल खिले होते थे। आज के समय चैत्र वसंत के मौसम में आता है, और वसंत यानी वो मौसम जिसमें चारों तरफ फूल खिले होते हैं। दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत के सीजन में आता है। अगर ऐसा है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि रामायण पिछले 4000 साल में ही कहीं पर हुई है, क्योंकि अभी ये जो चैत्र वसंत के मौसम में आ रहा है ये अरेंजमेंट बस पिछले 4000 सालों से ही ऐसी है, और उसके पहले अरेंजमेंट कुछ और थी। पर रामायण का पिछले 4000 साल में कहीं होना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि महाभारत 7000 साल पहले हुई थी, और हम सभी को ये पता है कि पहले रामायण हुआ था उसके बाद महाभारत हुआ था। इसका क्लियर मतलब है कि रामायण काल में चैत्र के समय वसंत का मौसम नहीं आता था, इसलिए अब हमें वसंत के अलावा ऐसे मौसम देखने होंगे जिनमें अच्छी खासी हरियाली रहती है, और ये मौसम है शरद का मौसम। यानी कि रामायण के समय चैत्र का महीना शरद के मौसम में आता था। अब हमें केवल ये देखना होगा कि पिछले हजारों सालों में कौन सा ये टाइम था जब चैत्र का महीना शरद ऋतु में आता था, और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके हमें ये पता चलता है कि बस 15000 BC से 10500 BC के बीच में चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था। मतलब रामायण 15000 BC से 10500 BC के बीच में ही हुआ था। और अब हमें बाकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की मदद से देखना है कि ये जो हमें 4500 सालों का टाइम पीरियड मिला है इसमें रामायण एग्जैक्टली कहाँ पर हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के चैप्टर 16.12 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। इसमें बताया गया है कि उस समय हेमंत सीजन में यानी कि सर्दियों में जो सूरज है वो पुष्य नक्षत्र के पास में ढलता है, और अब हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि पिछले हजारों सालों में ऐसा कब हो रहा था, और ये 17500 BC से 11500 BC के बीच में हो रहा था। ऑब्जर्वेशन 1 से जो हमें 4500 सालों का टाइम इंटरवल मिला था, इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्वेशन 2 से मिलने वाला इंटरवल उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि हम सही जा रहे हैं।
वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का चैप्टर 4.48 इसमें बताया गया है कि अभिजीत जो एक स्टार है जिसे इंग्लिश में हम वेजा बोलते हैं, वो रामायण के समय नॉर्थ पोल स्टार है। इमेजिन कीजिए कि अर्थ के नॉर्थ पोल से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इस पॉइंट के पास उस समय सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगा नॉर्थ पोल स्टार, मतलब ध्रुव तारा। इंटरेस्टिंगली ये नॉर्थ पोल स्टार भी हमेशा सेम नहीं होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर हम आज का देखें तो आज का नॉर्थ पोल स्टार है पोलारिस, पर रामायण तो हमें ये बता रही है कि उस समय नॉर्थ पोल स्टार अभिजीत यानी कि वेजा थी। तो अब हमें ये देखना होगा कि पिछले हजारों सालों में वो कौन सा टाइम पीरियड था जब हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल स्टार अभिजीत था। और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि अभिजीत हमारे पृथ्वी का नॉर्थ पोल स्टार 14,000 BC से 10,000 BC के बीच में था। अब हम अगर इन तीनों ऑब्जर्वेशन से मिले टाइम इंटरवल को एक साथ रखें तो हमें एक फाइनल 2500 सालों का टाइम इंटरवल मिलता है, जो कि 14,000 BC से 11,500 BC के बीच का टाइम पीरियड है। अब ये जो 2500 सालों का टाइम पीरियड है, इसमें से हमें एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए हमें एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए जो कि रेयर हो और जिससे टाइम पीरियड की बजाय एक स्पेसिफिक ईयर मिले। सैकड़ों ऑब्जर्वेशन को अच्छे से देखने के बाद हमें मिलता है एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जिसकी मदद से हम इन 2500 सालों के टाइम इंटरवल में से एक स्पेसिफिक डेट निकाल सकते हैं। और ये है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के चैप्टर 4.52। इसमें से हमें ये पता चलता है कि जब श्री राम वानर सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तब लक्ष्मण को एक कोमेट दिखता है, एक धूमकेतु दिखता है, और ये धूमकेतु मूल नक्षत्र के पास में दिखता है। मतलब अब हमें ये देखना है कि क्या इन 2500 सालों के इंटरवल में कोई कोमेट पृथ्वी के नज़दीक से पास हुआ है, और पास हुआ है तो क्या वो भारत से देखने पर मूल नक्षत्र के पास में दिखाई दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोनॉमिकल सिमुलेटर को ध्यान से देखने पर हमें यह दिखेगा कि एक कोमेट धरती से पास हुआ था और भारत से देखने पर एग्जैक्टली मूल नक्षत्र के पास में ही दिखाई दिया था। और ये कोमेट दिखा था लगभग 9 से 10 सितंबर 12,209 BC में, जो कि हमारे 2500 सालों के टाइम पीरियड में ही आता है। और अब इस डेट से हमें रामायण की बाकी इवेंट्स की डेट निकालनी होगी। भगवान श्री राम का जन्म 19 नवंबर 12,240 BC में हुआ था। श्री राम का विवाह हुआ था 4 से 5 जनवरी 12,223 BC में। उनका राज्याभिषेक 20 से 21 दिसंबर 12,223 BC को होना था, जो कि नहीं हुआ, और इसी दिन वो वनवास के लिए निकल गए। और इसके 14 साल बाद 25 दिसंबर 12,209 BC में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और उसके बाद वो अयोध्या लौटे। अब हमें ये पता चल चुका है कि रामायण युद्ध आज से एग्जैक्टली 14,233 साल पहले 25 दिसंबर 12,009 BC में हुआ था। अब आप सभी के दिमाग में ये शंका होगी कि अगर भगवान राम और रावण का युद्ध 25 दिसंबर 12,209 BC में हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद वो दीपावली के दिन अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन दीपावली तो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, तो इसका सीधा जवाब है कि ये डेट मैं आप सभी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बता रहा हूँ। इस कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर में कुछ दिनों तथा महीनों का अंतर होता है। और इसका ये भी जवाब है कि अर्थ के प्रिसीजन के कारण रामायण और आज के डेट के बीच कुछ दिनों तथा महीनों का अंतर हो गया है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि रामायण का एग्जैक्ट डेट कब था, लेकिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये तो लाखों सालों के होते हैं। फिर ये हमारे टाइम लाइन जो कि हजारों सालों में है, वो इस लाखों सालों के टाइम लाइन में कैसे फिट होगा। इसके अलावा रामायण में 4 टस्क एलिफेंट पुष्पक विमान को गार्ड करते थे, पर वो तो लाखों करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करते थे, तो फिर ये टाइम लाइन इन लाखों सालों के टाइम लाइन में कैसे फिट होगी। देखिए आजकल ये जो चीज़ इतनी पॉपुलर है कि सतयुग 17,28,000 साल, त्रेता 12,96,000 साल, द्वापर 8,64,000 साल और कली 4,32,000 साल। ये सनातन धर्म में युगों की डिफिनेशन और ड्यूरेशन के बहुत सारे वर्जन में से सिर्फ एक वर्जन है। मतलब हमारे सनातन धर्म में युगों की और भी कई सारी डिफिनेशन है, और ये जरूरी नहीं है कि युग की जो डिफिनेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वही सही हो, और ये भी हो सकता है कि ये लाखों साल कोई ह्यूमन ईयर ना हो, इसे ह्यूमन ईयर में कन्वर्ट करने पर हमें हजारों साल का ही ड्यूरेशन मिले। और दूसरी बात है 4 टस्क एलिफेंट का। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि रामायण में 4 टस्क एलिफेंट के क्लियर मेंशन है, और ये बात भी सही है कि ऐसे एलिफेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे, तो लोगों को ये लगता है कि रामायण भी लाखों साल पहले हुआ होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हमारे पास जो सफिशिएंट एविडेंस है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एलिफेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि ये लगभग 12,000 साल पहले तक भी एग्जिस्ट करते थे। अब आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो देखने में पसंद आया हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।